कभी सोचा है कि पूरे समुद्र के नीचे एक सुरंग खोदने में क्या लगता होगा? इंग्लैंड और फ्रांस को जमीन से जोड़ने का सपना सदियों पुराना था, लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस इस्तेमाल हुए ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये अविश्वसनीय बनावट आखिर कैसे तैयार हुई। तो ये सब एक बहुत बहुत पुराने आइडिया से शुरू होता है, लेकिन कहते हैं ना, सबसे अच्छे प्लान्स में भी कुछ ऐसी मुश्किलें आ ही जाती हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती, और ये प्रोजेक्ट भी कुछ अलग नहीं था। अंदाजा लगाइए ये विचार कितना पुराना है। नेपोलियन ने 1802 में इसकी कल्पना की थी, लेकिन इस आइडिया को हकीकत में बदलने में दशकों की तैयारी लगी। 50 से 80 तक तो सिर्फ समुद्र के नीचे की जमीन का अध्ययन होता रहा, और फिर जाकर 1990 में चीजें असलियत में शुरू हुई। अब जरा इस पर सोचिए, एक हाई स्पीड ट्रेन 50 किलोमीटर लंबी एक बंद सुरंग में घुसने वाली है। उसके आगे सिर्फ हवा है। ये पहली बड़ी इंजीनियरिंग पहेली थी जिसे उन्हें सुलझाना था। क्या होता होगा ऐसी सिचुएशन में? इससे कहते हैं पिस्टन इफेक्ट। सोचिए, जैसे हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो हमें वापस धकेलता है ना? सुरंग में फंसी हवा भी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो ट्रेन के खिलाफ जबरदस्त रुकावट पैदा करती है। अगर उस दबाव को कम करने का कोई तरीका न मिला तो ट्रेन का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो इस दबाव वाली समस्या को उन्होंने हल कैसे किया? सॉल्यूशन शानदार था। उन्होंने 194 रिलीफ डक्ट्स बनाए। ये असल में छोटी छोटी सुरंगें हैं जो दोनों मेन टनल्स को जोड़ती हैं, जिससे दबी हुई हवा एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से निकल सके। कितना सरल पर कितना जीनियस आइडिया। चलिए अब मिलते हैं इस प्रोजेक्ट के असली स्टार से, वो अविश्वसनीय मशीन जिसने असल में सारी खुदाई की। इसे एक विशाल रोबोटिक कैटरपिलर के तौर पर सोच सकते हैं। ये मशीन एक बहुत ही मजेदार तरीके से काम करती है, बिल्कुल एक कैटरपिलर की तरह। तो होता यह है कि पहले इसका विशाल कटर हेड चट्टान को काटता है, फिर सारा मलबा एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक इसके बाद मशीन अपने पीछे कंक्रीट के छल्लों से सुरंग की दीवारें बनाती जाती है, और फिर उन्हीं छल्लों का सहारा लेकर खुद को आगे धकेलती है। ये खुदाई और निर्माण का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इस ऑपरेशन का स्केल समझने के लिए जरा ये सोचिए, ऐसी 11 विशाल मशीनों का इस्तेमाल किया गया। ये इतनी बड़ी थीं कि इन्हें टुकड़ों में लाना पड़ा और फ्रांस और यूके में खास तौर पर बनाई गई जमीन के नीचे की गुफाओं में असेंबल किया गया। सिर्फ इन्हें जोड़ना ही अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल था। लेकिन सिर्फ खुदाई करना ही तो चुनौती नहीं थी। अगली बड़ी चुनौती ये पक्का करना था कि वे सही दिशा में खुदाई कर रहे हैं, वो भी समुद्र के नीचे, बिना कुछ देखे। आज हम हर चीज के लिए जीपीएस पर निर्भर हैं, लेकिन जमीन के नीचे तो जीपीएस काम नहीं करता। तो ये कैसे पक्का किया जाए कि दो अलग अलग देशों से शुरू होने वाली सुरंगें मीलों दूर समुद्र के नीचे बिल्कुल एक दूसरे से मिले? इसमें जरा से भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहां नीचे काम न करने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने के बजाय इंजीनियर्स ने लेजर गाइडेंस सिस्टम को चुना। एक ऐसी तकनीक जो भले ही पुरानी लगे, लेकिन मीलों चट्टान के पार भी मिलीमीटर लेवल की सटीकता दे सकती थी। इसका तरीका 2 हिस्सों में बटा था। पहले जमीन के ऊपर एक अविश्वसनीय रूप से सटीक सर्वे किया गया ताकि सुरंग का रास्ता तय हो सके। फिर सुरंग के अंदर एक लेजर सिस्टम मशीन को लगातार गाइड करता रहा ताकि वो उस रास्ते से 1 इंच भी ना हटे। ये बेहतरीन प्लानिंग और परफेक्ट अमल का एक शानदार मेल था। अब बात करते हैं प्राकृतिक खतरों की। समुद्र के नीचे खुदाई करने का मतलब है अपने सिर के ऊपर लाखों टन पानी के दबाव का सामना करना। जोखिम बहुत बड़े थे। पानी का दबाव सुरंग में लीक या विनाशकारी बाढ़ ला सकता था, चट्टान में दरारें ढहने का कारण बन सकती थीं। इंजीनियर्स को इनमें से हर एक हालत के लिए एक प्लान तैयार रखना था, क्योंकि एक भी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। बचाव की पहली लाइन थी जियोलॉजी, यानी भूविज्ञान। स्टडी से समुद्र के नीचे चौक मार्ल नाम की एक खास चट्टान की परत का पता चला। ये स्थिर थी, वाटर रेजिस्टेंट थी, और सबसे जरूरी बात, ये लगातार फैली हुई थी। सफलता की कुंजी इसी परत के अंदर बने रहना था। लेकिन अगर उन्हें कहीं कमजोर चट्टान का हिस्सा मिल जाता तो? इसके लिए टीबीएम अपने आगे 100 मीटर तक छोटे प्रोब होल ड्रिल करती थी। अगर कोई अस्थिर जमीन मिलती तो वे आगे खुदाई करने से पहले चट्टान को ठोस बनाने के लिए ग्राउट नाम का एक खास सीमेंट इंजेक्ट करते थे। और ये देखिए कि आखिरी मिलन कितनी अविश्वसनीय सटीकता के साथ किया गया। जब दोनों मशीनें सिर्फ 100 मीटर दूर थीं तो उन्हें रोक दिया गया।
एक छोटा सा प्रोब ड्रिल करके ये पक्का किया गया कि वे पूरी तरह से सीध में हैं। फिर आखिरी हिस्से को हाथ से खोदा गया और आखिर में समुद्र के नीचे वो मशहूर हैंडशेक हुआ। ये सिर्फ एक सुरंग का जुड़ना नहीं था, ये पिछले आइस एज के बाद पहली बार था जब ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप की मुख्य भूमि जमीन के रास्ते जुड़े थे। एक सचमुच ऐतिहासिक पल जो समुद्र तल से 40 मीटर नीचे हुआ। सुरंगों को जोड़ना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब इसे एक जीते जागते काम करने वाले सिस्टम में बदलना था। सुरंग को सेफ और एफिशिएंट बनाने के लिए कई शानदार सिस्टम लगाए गए। मेंटेनेंस के लिए विशाल क्रॉसओवर है जो ट्रेन्स को पटरी बदलने की सुविधा देते हैं। आग जैसी इमरजेंसी के लिए एक अलग दबाव वाली सर्विस टनल है और ट्रेनों से पैदा होने वाली गर्मी से निपटने के लिए ठंडे पानी का एक नेटवर्क टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। तो असल में चैनल टनल एक नहीं बल्कि 3 सुरंगें हैं। ट्रेनों के लिए 2 मेन टनल्स और ठीक बीच में मेंटेनेंस और इमरजेंसी एग्जिट के लिए एक बहुत जरूरी सर्विस टनल। और ये 3 सुरंग वाला डिजाइन सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। हर 375 मीटर पर मेन टनल्स को सर्विस टनल से जोड़ने वाला एक रास्ता है। इसका मतलब है कि किसी भी इमरजेंसी में लोग कुछ ही मिनटों में एक सुरक्षित जगह पर पहुंच सकते हैं। यहाँ एक आखिरी दिलचस्प सवाल है, ये सारा काम करने के बाद उन विशाल मशीनों का क्या हुआ जिन्होंने ये सुरंग खोदी थी? इसका जवाब वाकई हैरान करने वाला है। जहां कुछ मशीनों को बाहर निकालकर हटा दिया गया, वहीं 2 ब्रिटिश टीबीएम को जानबूझकर रास्ते से हटाकर चट्टान में चला दिया गया और हमेशा के लिए वहीं दफना दिया गया। ये एक प्रक्रिया है जिसे टीबीएम बरियल कहते हैं, जो इंग्लिश चैनल के नीचे दबे इस अविश्वसनीय इंजीनियरिंग सफर की एक खामोश गवाही है।